किस तरह से ग्रामीण विभाग ने प्रयास किए हैं वो हम सब लोगों ने अभी दीदियों के माध्यम से सुन रहे थे। ऐसे इस कार्यक्रम में भारत सरकार में मंत्री, ग्रामीण और स्टील मंत्रालय में राज्य मंत्री, मेरे वरिष्ठ साथी एवं मेरे बड़े भाई आदरणीय फग्गन कुलस्ते जी, ग्रामीण विभाग में सेक्रेटरी आदरणीय शैलेंद्र कुमार सिंह जी, आर्थिक सलाहकार हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं जो माननीय प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की सदस्य हैं सविता जी, इस विभाग के आदरणीय अपर सचिव श्री चरणजीत जी, श्री स्मृति शरण संयुक्त सचिव जी, विभिन्न प्रदेशों से आई हुई सभी दीदियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वर्चुअली जुड़ी हुई दीदियों का भी मैं स्वागत करती हूँ और प्रदेशों के अधिकारी गणों का भी ग्रामीण विभाग की तरफ से मैं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में शायद मुझे लग रहा है कि एक अद्भुत नज़ारा आपको समझ में आया होगा। यदि तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकती हो, यदि तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकती हो, यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नौ अध्याय भी तुम जोड़ सकती हो। ये आपने अनुभव किया होगा। और मेरा तो मानना ये है, नारी अपने अधिकार के लिए नहीं, क्योंकि नारी का अधिकार पुरुष से कहीं 100 गुना अलग है। कई बार हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमें पुरुषों की बराबरी करना है। पुरुषों की बराबरी का दर्जा आपको पहले से प्राप्त है। यदि बेटी पैदा होती है तो कन्या के रूप में पूजी जाती है, बड़ी होती है तो बहन के रूप में पूजी जाती है, और जब वही बड़ी होकर के माँ बनती है तो माँ के रूप में पूजी जाती है। तो इसको हम इस धारणा को खत्म करें। हमारा अधिकार पहले से सुरक्षित है, लेकिन उस अधिकार को हम संरक्षित कैसे कर सकें ये हमें चिंतन करना चाहिए। हमारा अधिकार बहुत ऊंचा है और मेरा तो मानना ये है कि जो मेरी भी हिमाचल की दीदी बहुत सुंदर गीत के माध्यम से सुना रही थी, कोमल है कमजोर नहीं है। यदि कमजोर होती तो झांसी वाली रानी जहाँ एक तरफ अपनी ममता का ख्याल था, वही देश की चिंता थी, तो ममता को पीठ में बांध कर हाथ में नंगी तलवार लेके मैदान में उतरी। ये मेरा इतिहास साक्षी है, मेरा इतिहास साक्षी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मेरी दीदियों ने काम ना किया हो। आज हमने स्वयं सहायता समूह की बहनों के माध्यम से, मैं अभी आप सब लोग सुन रहे थे आंध्र प्रदेश की दीदी कि उन्होंने किस तरह के संघर्ष झेल करके, आंध्रा की दीदी, कई ऐसी नागालैंड की दीदी, उन्होंने अपना संघर्ष बताया। और ये बात सही है, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि जब महिला किसी क्षेत्र में काम करने के लिए निकलती है तो उसको बहुत सारे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यदि वो ससुराल जाती है, मैं का ससुराल अच्छा मिल गया तो अच्छा है, ईश्वर की कृपा है, नहीं तो कई ऐसे मैंने देखे हैं कि ससुराल में पहुंचने के बाद भी उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। मैं भी अपने आंगन से, अपने आश्रम से हर साल 51 बेटियों की शादियां करती हूँ। और कोई बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पिता गरीबी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। मुझे एक प्रेरणा मिली, बुंदेलखंड एक चरखारी गांव पड़ता है, हमारे सौरभ जी जानते हैं। उस गांव में गरीब बाप था, 3 बेटियां थी, कोई सहयोगी नहीं। आज तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह भी चल रहा है, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई, तब ये कोई योजना नहीं चलती थी। उस समय बाप के सामने एक ही रास्ता था, तीनों बेटियों को फांसी के फंदे पर लटकाया, पत्नी को लटकाया, स्वयं मौत का
मौत का चुम्बन कर लिया फांसी के फंदे पर लटक कर। तो एक ही समस्या नहीं होती है, बेटी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। मेरा उसी समय मुझे लगा ये हे ईश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य दे, मैंने तो गरीबी देखी है, गरीब बाप की बेटी हूँ, मैंने फौड़ा चलाया है, लेकिन उसी की कृपा आज मंत्रालय में काम कर रही हूँ। हे ईश्वर इतनी शक्ति देना कि कोई गरीब पैसे के अभाव में अपनी बेटियों को फांसी के फंदे पर न लटकाए। हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई गरीब बाप बेटी की शादी नहीं कर पाता तो मेरी स्वयं सहायता समूह की दीदियों को इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी कि ऐसा कोई परिवार तो नहीं है जो गरीबी के कारण अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो मौत को गले लगा लेता है। इसको भी हमारी दीदी चिंता करेगी। और मुझे विश्वास है कि जो दीदी पति के सामने पुत्र के सामने हाथ फैलाती थी, आज वो हाथ नहीं फैला रही, आज वो ऐसे करके देने की सामर्थ्य रखती है। ये ग्रामीण विभाग में हमारे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहती हूँ। 2014 के पहले 2 करोड़ के लगभग दीदियाँ जुड़ी थी स्वयं सहायता समूह से, बहुत कम संगठन से जुड़ी हुई थी। आज इन 9 वर्षों में ग्रामीण विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण आज 10 करोड़ को पार करने जा रहे हैं। ये एक इच्छा शक्ति तो यही तो है माननीय प्रधानमंत्री जी की खासियत, जिन्होंने दीदियों के लिए। और मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दीदियों की चिंता क्यों कर रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है वो गरीबी से नहीं आते, अपनी माँ की पीड़ा नहीं देखी होती, माँ को दूसरे के घरों में काम करते हुए नहीं देखा होता, तो शायद महिलाओं की इतनी संवेदना नहीं होती। संवेदना इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर है कि अपनी माँ को दूसरों के घरों में बर्तन देखते हुए देखा है, पोंछते हुए देखा है, झाड़ू लगाते हुए देखा है। इसलिए चिंता की कि मेरी दीदी स्वावलंबी बने, मेरी दीदी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े, मेरी दीदी आगे बढ़े। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते पर आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत यदि घर का स्वामी किसी को बनाया जा रहा है तो मेरी दीदी को बनाया जा रहा है, यदि गाय चूल्हा दिया जा रहा है तो मेरी दीदी के नाम से दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड यदि किसी को दिया जा रहा है तो भी दीदी के नाम से। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और हमारे विकास जी की मंत्री जी की सोच है, हमारे देश की नारी सशक्त हो। और मैं तो मानती हूँ मेरे देश की नारी तो सशक्त पहले भी थी, वो घूंघट के अंदर नहीं रहती थी। यदि घूंघट के अंदर रहती होती तो याग और जनक के बीच में जाकर के गाल की शास्त्रार्थ नहीं करती। यदि घूंघट के अंदर रहती होती तो याग की पत्नी मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी नहीं होती। यदि घूंघट के अंदर रहती तो झांसी वाली रानी नहीं बनती। यदि घूंघट के रहने अंदर रहती होती तो जबर करने के लिए नारी नहीं जाती। हाँ, कुछ कालखंड ऐसा रहा जब हमारे देश की बेटियों को बिहार में उठा के ले जाने लगे, तब देश की नारियों को मजबूरन घूंघट के अंदर रहना पड़ा, बाल विवाह करना पड़ा। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। मैं अपने यहाँ शादियाँ करती हूँ, अभी यहाँ चर्चा हुई कि बेटियां पैदा हो जाती, बेटे के चक्कर में 5-5। मैं रोक करती हूँ दीदियों से, जिनके पास ज्यादा बेटियां हो मेरे आश्रम में भेजिए, उनकी चिंता मैं करूँगी, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, मैं दूसरे नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है गरीब बाप की मजबूरी क्या होती है। शराबी पति मिल गया, उस पत्नी की स्थिति क्या होती है। मैं गाँव में आज भी देखती हूँ बहुत सारी हमारी देवियाँ आज सड़क पर भटक रही हैं। मैं दीदियों से एक निवेदन और करूंगी, हमारे देश में वृद्धाश्रम की परंपरा नहीं हुआ करती थी, गौशाला हुआ करती थी। लेकिन आज बेटों के कारण, बहुओं के कारण, वो भी कभी बहू होगी, लेकिन आज अभी दिल्ली की एक घटना सुनी होगी, वकील बेटा, पत्नी मास्टर, लेकिन आधी रात के समय पर 80 साल की बूढ़ी माँ के केस पकड़ करके जिस तरह से पीट रहे हैं, ये भी उत्पीड़न है। इसको भी बर्दाश्त नहीं करना। इसलिए हमें चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, इसके लिए जागरूकता जरूरी हो गई है। आज जहाँ देश विकसित देश बन रहा है, वहीं कहीं ना कहीं हिंसा के शिकार
कहीं बूढ़े और बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं तो होती हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं। इसके लिए भी बहुत आवश्यकता है कि हमें जागृति, जन जागृति इस आप समूह की दीदियों के माध्यम से, जहाँ महिलाओं की हिंसा रोकने के लिए आवश्यक है, वहीं बुजुर्ग माता पिता की हिंसा को रोकने के लिए आवश्यकता है। मेरा देश वो है जहाँ अंधे माता पिता को तीर्थ यात्राएं कराता था, लेकिन आज बड़ी विडंबना है। मैं कभी कभी जब वृद्धाश्रम में जाती हूँ, मैं अभी दिवाली के समय पर एक वृद्धाश्रम में गई, एक बूढ़ी माता मेरे को पकड़ के रोने लगी, आंसू बहाने लगी कि बेटी तू मेरी बेटी बन के आई है, मेरा बेटा पूछने नहीं आया कि दिवाली में तेरा क्या हाल है, रक्षाबंधन को मुझे पूछने नहीं आया तेरा क्या हाल है। तो आज ये चिंतन का विषय है, जहाँ प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चिंता कर रहे हैं, वहीं हमें इस विषय पर भी चिंतन करना पड़ेगा। और इसके लिए चाहे हमारे ग्रामीण विभाग को जिलों में प्रशिक्षण का आवश्यकता पड़े, वो भी करना पड़ेगा। दीदियों के माध्यम से हमारी दीदियाँ बदल सकती हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी दीदियाँ जिस तरह से काम कर रही हैं, बदलने की क्षमता रखती हैं। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूँगी कि हम जहाँ हिंसा को रोकने के लिए सरकार अनेक प्रकार के कदम उठा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के लिए, मैं जब कई घरों में अभी मध्य प्रदेश में चुनाव के समय मुझे जाने का अवसर मिला, सागर जिले में एक घर में प्रधानमंत्री आवास लिखा था, मैं उसके घर में घुस गई। उसने कहा दीदी हमें प्रधानमंत्री जी ने जीने का अवसर दिया, हमें सिर्फ आवास अकेले नहीं दिया, इस घर में हम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी, हमें भय रहता था कि कहीं कोई गुंडा आके उठा ना ले जाए, हमें घर दिया, हमें चूल्हा दिया, हमें बहुत कुछ दिया, अंधेरे कर रोशनी दी, बिजली दी। तो हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो अवसर दिया है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, इसको हम आगे बढ़ाएं। मैं तो चाहती हूँ कि 24 आते आते हम 11 करोड़ दीदियाँ जोड़ सकें, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र की दीदियाँ आत्मनिर्भर होगी। और बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में श्री सविका जी वित्तीय सलाहकार हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि आप जब भी वित्तीय सलाहकार की समिति में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी दीदियों को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को मजबूत करने के लिए आप जरूर इसके लिए प्रस्ताव रखेंगे। हमारे यहाँ बजट की कमी नहीं है, प्रधानमंत्री जी कोई बजट की कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप महिला हैं, महिला होने के नाते जरूर हमारी इन दीदियों को मजबूत करने के लिए जरूर अपना प्रस्ताव रखेंगे। हमारी दीदी ने बहुत सुंदर गीत गाया, तो मैं तो समझती हूँ कि मुझे भी लगा कि मुझे आपके बीच में गीत गाना थी, यद्यपि मैं 7 दिन कथा करके आई हूँ और परसों मेरे यहाँ से 51 बेटी आनंद से विदा हुई हैं, जहाँ पर 700,000 की भीड़ थी। गला खराब है फिर भी, क्योंकि मेरा भी परिवार आप ही है, मेरा कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, मेरे कोई व्यक्तिगत बेटा बेटी नहीं है, लेकिन आश्रम में कम से कम 100 लोग रहते हैं और वो गरीब लोग रहते हैं, गरीबों की बेटियां रहती हैं, गरीबों के बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं। तो हमने हमारे अंदर सामर्थ्य है तो अच्छा काम करना चाहिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। अच्छा काम करेंगे तो परमात्मा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आइए 2 लाइन गा करके मैं अपनी वाणी भगवान देती हूँ। कई जन्मों से बुला रहे हो, ये परिवार ही तो है हमारा, ग्रामीण विभाग का, भारत सरकार का परिवार ही तो है ना। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। है दीदी, रिश्ता के नहीं बोलो ना। आप मेरे मंत्रालय में इतना मंत्रालय का नाम ऊंचा कर रही हैं, तो हमें तो गर्व होता है जब हमारे गांव की दीदी मंच में आकर के खड़ी होती है, जो गांव में नहीं बोल सकती थी, गूगल के अंदर रहती थी, आज मंच में खड़े होकर के दिल्ली में बोल रही है, तो हमें गर्व होता है कि हम, मैं माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन इसलिए करना चाहती हूँ। आप चिंता मत करिएगा, कभी मेरी तरह भी आप आकर के मंत्रालय में आप काम संभाल सकती हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने बनाने के लिए काम किया, तो आपको राजनीतिक संरक्षण भी 33% दिया है। आप अपने प्रदेश में केंद्र में आकर के, और हमारा सौभाग्य है वो बिल जब पास हुआ तो हमें भी बटन दबाने का अवसर मिला
हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस भावना से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपको अधिकार दिया है, जहाँ ग्रामीण विभाग ने आपको काम करने का अवसर दिया, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपके अधिकार को संरक्षित किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, आप अभिनंदन पत्र लिखिए। बधाई हो माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के बाद से कोई नहीं कर सका, आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन समाज की बेटियों को जो 3 बार तलाक कह के छोड़ दिया जाता था, उनको भी आपने उनके अधिकारों को संरक्षण किया। तो मैं दीदियों से अनुरोध करूंगी, जो हमारी दीदियां आगे बढ़ चुकी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक धन्यवाद का लेटर लिखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपको जिक्र जरूर करेंगे। अधिक न कहते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।